चलिए कोलिजन के 13वें लेक्चर में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से ही शुरू करने जा रहे हैं, जो जेई एडवांस का है आपके पैकेज का। पिछले क्लास में हम लोग जेई एडवांस डिस्कशन शुरू किए थे, पिछले के साथ पिछले क्लास में किए थे। और क्योंकि जेई एडवांस में अच्छे से सवाल है, कुछ दिमाग में है, कुछ ट्रिकी सवाल है। जैसे ये जो सवाल है ये ट्रिकी सवाल है, मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। मैंने बकायदा इसके लिए पूरा मेथड भी लिया है। देखिए सवाल ये है कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किए हैं हॉरिजॉन्टली फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से, और जो कि एक टावर के ऊपर है। इस पॉइंट से अगर प्रोजेक्ट करेंगे ऐसे, और यहां एक वॉल है, जो वॉल इधर जा रहा है v/4 वेलोसिटी से। कितने वेलोसिटी जा रहा है? v/4। जैसे ही वॉल आपको दिखे तो आपको क्या याद आता है कि उसका मास बहुत ज्यादा होगा, और जब भी कोलिजन होगा तो इसके वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात हम लोग सीखे हैं कोलिजन में। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा है कि इसको फेंके उधर, वॉल जो था v/4 से उधर चल रहा था, तो मान लिए कि ये इसको हिट किया। नहीं भी हिट कर सकता है, हिट भी कर सकता है, एक बार भी हिट कर सकता है, दो बार भी हिट कर सकता है। ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है? मान लीजिए अगर हिट गया तो इसको एक बार ये हिट करेगा। भाई अभी ये v से चल रहा है, ये v/4 चल रहा है, सिचुएशन ऐसा है। इसको वहां तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा, तब तक ये वॉल थोड़ा आगे बढ़ गया होगा। तो हम ये दिखाए कि देखिए ये यहां जाके हिट किया v से, और ये बॉल तब तक थोड़ा आगे बढ़ गया था। अगर मैं कहूं कि ये बॉल को यहां से यहां तक आने में t टाइम लगा, कितना टाइम लगा? उतने ही देर में ये बॉल यहां से लेकर के यहां तक आ गया। तो बॉल कितना डिस्टेंस चला, ये कैसे निकाले हम लोग? हम लोग निकाले भाई यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा इस बॉल को, उतना ही टाइम ये बॉल भी चला। तो डिस्टेंस क्या लिखेंगे? बॉल का स्पीड इनटू टाइम, v/4 इनटू। अब जब कोलिजन होगा, तो कोलिजन इलास्टिक है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि टेक ऑल कोलिजन्स टू बी इलास्टिक। सारे कोलिजन को आपको इलास्टिक लेना है। तो बताइए जब ये बॉल इसको टकरा के फिर से ग्राउंड पे आएगा, जब ये ग्राउंड पे आएगा तब तक ये बॉल कितना चल चुका होगा, ये बताना है सवाल में। सवाल में क्या बताना है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल टिल द बॉल हिट्स द फ्लोर फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जब वो फ्लोर को हिट करता है तब तक बॉल कितना चला होगा। अब देखिए t टाइम में ये यहां से चला, यहां आया। इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का दो वेलोसिटी होगा, एक तो नीचे की तरफ, दूसरा इधर की तरफ। हम लोग जानते हैं इसका मोशन कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल जैसा। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं करता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, इसका वेलोसिटी v है। जब ये टकराएगा भी तो कितने वेलोसिटी से टकराएगा? v से। टकराने से जस्ट पहले इसका नीचे की तरफ वेलोसिटी था, कोलिजन हो गया। कोलिजन के बाद हम लोग ये कहेंगे कि देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज कर जाएगा, अब हो जाएगा v', लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी अभी भी कितना रहेगा? v, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। भाई इस डायरेक्शन में पहले भी कितना लग रहा था? mg, अभी भी कितना लग रहा है? mg। तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहना है इस बॉल का, इसलिए इसका नीचे की तरफ वेलोसिटी अभी भी क्या रहेगा? v रहेगा। इट मींस कि कोलिजन हो गया, इससे वर्टिकल के वेलोसिटी कोई फर्क नहीं पड़ा। इस कोलिजन होने से वर्टिकल वेलोसिटी में कोई फर्क, इसका मतलब वर्टिकल वेलोसिटी ही तो डिसाइड करता है कि कितने टाइम में जमीन पे पहुंचेगा। यहां वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, जैसे जैसे ये इधर आएगा वर्टिकल वेलोसिटी चेंज करेगा। अगर कोलिजन नहीं भी होता तो भी जितना वर्टिकल वेलोसिटी होता, कोलिजन के बाद भी वर्टिकल वेलोसिटी तो चेंज कर नहीं रहा है। इसका मतलब इसको जमीन पे पहुंचने में जो टाइम लगेगा, वो कोलिजन हो या फिर ना हो, टाइम सेम लगेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जमीन पे पहुंचने में कोई पार्टिकल को, इस पार्टिकल को जमीन पे पहुंचने में कितना समय लगता है? √2h/g। इतने टाइम में ये बॉल कितना चलेगा? तो इस बॉल का स्पीड v/4 है, टाइम पता है इतना। इतने ही टाइम में जमीन पे पहुंचेगा जी। पहले कोलिजन होगा यहाँ, फिर कोलिजन हो करके ऐसे आके जमीन पे गिरेगा। लेकिन ऐसे कोलिजन हो करके फिर आके गिरे या फिर सीधा जाके गिरे, दोनों केस का टाइम इस बॉल के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि जब ये कोलिजन हुआ तो कोलिजन से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज कर गया, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी चेंज नहीं किया। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होने से वो जहां ऐसे पहले इधर जाना चाहिए था, अभी टकरा के इधर आ जाएगा। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी क्या रहा? सेम रहा। क्यों वर्टिकल वेलोसिटी सेम रहा? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई नया फोर्स काम करना स्टार्ट नहीं किया कोलिजन से।
तो ये वॉल कितना मूव करेगा, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय वॉल तो एक लाइन में निकाल देंगे हम लोग। डिस्टेंस मूव्ड बाय वॉल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय वॉल हो जाएगा वॉल का स्पीड v/4 इंटू कितना टाइम, √2h/g, √2h/g। तो यही आंसर हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में है, तो देखिए ये जो 4 है इसको हम लोग अंदर भेज देते हैं, तो 2h/16g, तो v/h/8g, ये आंसर हो जाएगा v/h/8g, जो कि बी ऑप्शन है। एक बात और, अगर आप में से किसी को इस बात में दिलचस्पी हो कि सर ये बताइए कि जो टकरा के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये हम लोग निकाल सकते हैं। कोलिजन इलास्टिक है, कोलिजन के जस्ट पहले ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा था और वॉल का वेलोसिटी v/4 था, हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख सकते हैं। तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या लिखेंगे, v - v/4, मतलब 3v/4। ठीक, जब टकराया तो मान लीजिए ये v' हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से इधर आएगा, लेकिन वॉल का वेलोसिटी इधर की तरफ कितना रहेगा, v/4। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखोगे आप, v' + v/4, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और हम लोग इलास्टिक कोलिजन में जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो 3v/4, तो v' कितना हो जाएगा, v/2। मतलब ये कितने वेलोसिटी से रिबाउंस करेगा अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछा जाए वहां पे, तो v/2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? लेकिन आपसे क्या पूछा था कि ये वॉल कितना चलेगा, तो सीधा सीधा इस वॉल का स्पीड इनटू ये वाला टाइम, क्योंकि इस पार्टिकल को गिरने में बिना कोलिजन के जितना समय लग रहा था अभी भी उतना ही समय लग रहा है। क्यों ऐसा, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी कोलिजन से चेंज नहीं किया। क्यों नहीं चेंज किया, तो कोलिजन से वर्टिकल डायरेक्शन में कोई नया फोर्स लगा नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज किया। ये था क्वेश्चन नंबर 13 आपके पैकेज का। इस पर क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है, उसका मास m है और वो मूव कर रहा है स्पीड v से, वो कोलाइड कर रहा है इलास्टिकली एक दूसरे मास से, इसका मास 2m है जो कि रेस्ट पे रखा हुआ था, और ये सब किस में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्यूब में। ध्यान रखिएगा, ऐसा ट्यूब में, मतलब ऐसे ये सर्कुलर ट्यूब इसमें ये हो रहा है। यहाँ से ये चला v से, यहाँ पे 2m रखा हुआ है, रुका हुआ था, तो यहाँ ये v से चला, जस्ट पहुंचने से पहले इसका वेलोसिटी इधर की तरफ होगा, बोलिए v। अब इस चीज को यहाँ ना दिखा के, नीचे ना दिखा के, ऐसे ऊपर दिखाया, या ध्यान रखना ये mg नीचे नहीं लग रहा है इसमें से, mg नॉर्मल तो क्या कर ले रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। तो ये ऐसे आया, कोलिजन के जस्ट पहले की बात करें तो इसका ये जो m है उसका वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा v, और ये क्या था, रुका हुआ था। तो बिफोर कोलिजन हम लोग इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -mv। बिफोर कोलिजन लोग इनिशियल मोमेंटम क्या लिखेंगे, -mv। जब कोलिजन हो गया तो मान लेते हैं ये जो 2m है, और नीचे एक बार खींचो, जब कोलिजन हो गया तब इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v2 से नीचे चला गया और इसका वेलोसिटी v1 से ऊपर हो गया। बिफोर कोलिजन इसका वेलोसिटी सिर्फ v1 था, आफ्टर कोलिजन ये 2m वाला v2 से नीचे जाने लगा, m वाला v1 से ऊपर। तो फिर फाइनल मोमेंटम लिखिए, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम में वेलोसिटी नीचे था इसलिए -mv लिखिए। फाइनल मोमेंटम लिखिए, इसका मोमेंटम क्या लिखेंगे, m इंटू v1 ऊपर की तरफ है, इसका मोमेंटम 2m इंटू v2 और नीचे की तरफ है। ये हो गया फाइनल मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल लगा दीजिए, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, ये यहाँ रख दिए, यहाँ से m कट गया तो ये पहला इक्वेशन आ गया, -v इज इक्वल्स टू v1 - 2v2। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जब ये अप्रोच कर रहा था तो किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा था, v से। बोलो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना था, v। जब कोलिजन के बाद कितने सेपरेट हो रहा है, ये v1 से ऊपर, नीचे v2 से, तो v1 + v2 हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिए, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस, -v - v, -2v, v1 - v1 कट गया, -2v2 - v2, -3v2 हो जाएगा। तो v2 का वैल्यू कितना हो गया, 2v/3, v2 का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो v1 का वैल्यू हो जाएगा v - v2, तो v - 2v/3 कितना हो जाएगा, v/3। इन लोग का वेलोसिटी निकल गया। मतलब कोलिजन के बाद का सिचुएशन क्या है कि ये वाला बॉल जो m मास का था
वो इधर चल रहा है कितने से, v1 से, जो कि कितना है v/3 है, और ये जो 2m मास का ब्लॉक है वो इधर चल रहा है कितने से, v/2 v/3 से। कह रहे कितने टाइम बाद वो लोग मिलेंगे उसके बारे में 4-5 स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो मान लिया जाए t टाइम बाद वो मिलेगा, तो t टाइम बाद ये कितना डिस्टेंस चल लेगा, v/3 इंटू टी, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड चल रहा है, कुछ और नया फोर्स लग नहीं रहा है। ये कितना चल लेगा, 2v/3 इंटू v, मतलब ये पूरा तो एक सर्कल होगा क्योंकि 2πr है। क्या हम लोग लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है, 2πr। ये वाला डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक v/πr, v/3 इंटू, ये बीच में मिलेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, v/3 इंटू टी। ये डिस्टेंस कितना चला, 2v/3 इंटू टी, दोनों को ऐड करेगा तो vt हो जाएगा, तो t का वैल्यू कितना हो गया, 2πr/v, मतलब इतने टाइम बाद ये मिलेंगे, 2πr/v टाइम के बाद मिलेंगे। अब इस टाइम के बारे में देखिए, पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है टाइम आफ्टर व्हिच नेक्स्ट कोलिजन विल टेक प्लेस इज 2πr/v। अगला ऑप्शन गलत होगा क्योंकि कह रहा है कि ये प्रोपोर्शनल टू m है, इसमें कहीं m दिख रहा है। अगला में कह रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है, m तो है ही नहीं। अगला कह रहा है कि डिपेंडेंट ऑन m है, m पे तो है ही डिपेंड कर ही रहा है। इजी क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हम लोग एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन नॉर्मल एंड कॉमन टेंजेंट। सबसे पहली बात तो ये कि कब हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन नॉर्मल कॉमन टेंजेंट। हालांकि ये कॉन्सेप्ट हम लोग थ्रू आउट यूज भी किए हैं, लेकिन कभी हम लिखे नहीं इस बात को, क्योंकि सिंपल बॉडीज थे। पार्टिकल्स के केस में कॉमन नॉर्मल कॉमन टेंजेंट उतना सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन जब आपको बॉडीज दिया हो जिसका शेप साइज सिग्निफिकेंट हो, उस केस में आप एग्जैक्ट लाइंस ड्रॉ करते हैं, और दो लाइन ड्रॉ करते हैं। एक का नाम होता है कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल का मतलब वह नॉर्मल जो दोनों के लिए कॉमन हो। जैसे अगर दो स्फेयर हो या दो डिस्क हो या दो रिंग हो, तो इनके दोनों सेंटर को अगर मिलाने वाला लाइन जो होता है वो क्या होता है, कॉमन नॉर्मल। और कॉमन टेंजेंट मतलब जब ये कोलाइड करेंगे तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है उस पे ये, इसको क्या बोलेंगे, कॉमन टेंजेंट। और आप देख सकते हैं कि कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आप एनएलआर लिखते हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, जब भी आप क्या लिखते हो, एनएलआर, तो एनएलआर जो हम लोग लिखते हैं वो अलोंग कॉमन नॉर्मल ही लिखा जाता है। किधर लिखते हैं, अलोंग कॉमन नॉर्मल। हमेशा हमेशा जो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखते हैं वो हमेशा किसके अलोंग लिखा जाता है, कॉमन नॉर्मल के अलोंग। ये बात आपको याद रखना है। बाकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल जो है वो या तो कॉमन नॉर्मल में लिखेंगे या तो कॉमन टेंजेंट में लिखेंगे, या दोनों में भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किधर नेट फोर्स जीरो है। जैसे इस केस में ये तो सब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो रहा है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, ये आपको बोर्ड में दिख रहा है, ये बोर्ड में ऐसे नहीं, ऐसे हो रहा है, तो नॉर्मल एमजी बैलेंस कर ले रहा होगा, कोई और फोर्स तो लग ही नहीं रहा। जब ये दोनों टकराए, जब इसे टकराए देखिए, तो ये इसने इस पे नॉर्मल लगाया, इसने इस पे नॉर्मल लगाया, वो तो इस सिस्टम का इंटरनल फोर्स हो गया, दोनों एक दूसरे पे लगा रहा है। कोई बाहर से और कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। तो कॉमन नॉर्मल में नेट फोर्स क्या है, जीरो है। इस केस में तो जीरो है, इसलिए हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, कौन सा प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। अब कॉमन टेंजेंट में देखिए, क्या इधर में कोई फोर्स लग रहा है, इधर में भी क्या लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। मतलब जब ऐसे बॉडीज का शेप साइज सिग्निफिकेंट हो, तब जब कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन नॉर्मल कॉमन टेंजेंट लगाते हैं हम लोग, तो ध्यान ये रखते हैं कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो हमेशा कॉमन नॉर्मल में लगता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल भी या तो कॉमन नॉर्मल में लिखेंगे या कॉमन टेंजेंट में लिखेंगे या दोनों लिखेंगे। किस में लिखेंगे चेक करेंगे। अगर नेट फोर्स कॉमन नॉर्मल में जीरो है तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल लगाएंगे। अगर नेट फोर्स कॉमन टेंजेंट में जीरो है तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल लगाएंगे। अगर नेट फोर्स दोनों में जीरो है तो दोनों में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल लगाएंगे। जैसे इस केस में नेट फोर्स दोनों में जीरो है। पहला बात समझ गए। दूसरा बात चलिए, ये जो सिस्टम है ये मैंने बिफोर कॉलिजन डायग्राम बनाया है। ये कैसा डायग्राम है, बिफोर कॉलिजन। तो लिखिए सारी बातें बिफोर कॉलिजन।
एक बात और, आप हमेशा क्या करेंगे, जो भी वेलोसिटीज हैं उनके कंपोनेंट ले लेंगे, और वो कंपोनेंट भी किस में लेंगे, कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट। इन्हीं को दो एक्सिस जैसा ट्रीट करेंगे आप। ये तो कॉमन नॉर्मल इसमें बनाया हुआ ही है, कॉमन टेंजेंट अगर मैं बनाता हूं तो कैसे बनाता है इसमें ना, ये कॉमन टेंजेंट यही लाइन है, इसी के पैरेलल ये लाइंस है। मतलब इस बॉडी का जो वेलोसिटी उसके दो कंपोनेंट आप लिख सकते हैं। ये जो v है इसका दो कंपोनेंट होगा, इधर की तरफ कितना लिखेंगे v cos थीटा, और इधर की तरफ क्या लिखेंगे v sin थीटा। ठीक, तब जब आप इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे तो आप लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम अलोंग कॉमन नॉर्मल, इनिशियल मोमेंटम अलोंग मतलब इधर वाले में। इसका तो कुछ है नहीं, ये तो रेस्ट पे था, बोलो सिर्फ इसी का मोमेंटम हुआ कितना, इसका मास m इंटू इसका वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल में कितना mv cos थीटा। अच्छा डायरेक्शन भी ध्यान दीजिएगा, ये ऐसी डायरेक्शन है ना, तो हम मान लेते हैं ये वाला डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये वाला को क्या लिखेंगे निगेटिव। हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला पॉजिटिव है, तो इधर अगर होगा तो क्या लिखेंगे निगेटिव। ये अपने हिसाब से आप डायरेक्शन मान लीजिए। तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम कॉमन नॉर्मल में। फिर इनिशियल मोमेंटम कॉमन टेंजेंट में, कॉमन टेंजेंट ये वाला है, इसमें लिखिए इनिशियल मोमेंटम क्या लिखेंगे mv sin थीटा, और पॉजिटिव के निगेटिव, पॉजिटिव मान इधर। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही मैं कह रहा था कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो किस में लिखते हैं हम लोग, कॉमन नॉर्मल में। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में कौन सा वेलोसिटी लेंगे, v cos थीटा। तो मैं इसको अच्छा चलो यही लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे इसमें हम लोग v cos थीटा। तो ये सारा बात हो गया बिफोर कॉलिजन का, ये सारा बात क्या हो गया बिफोर कॉलिजन का। अब आपसे सवाल ये पूछा है कि आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, आफ्टर कॉलिजन क्या होगा बताइए। तो आफ्टर कॉलिजन आप वेलोसिटीज मान सकते हैं इसी तरह फिर से। हालांकि हम लोग ना इस केस के लिए हम लोग एक बात याद किए हैं, लेकिन वो बात हम बाद में बताएंगे, अभी पहले इसमें चलिए। यहाँ पे आप आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटीज मानिए, इसका जो वेलोसिटी है इसका किधर वेलोसिटी का नहीं पता हम लोग, लेकिन हम लोग दो कंपोनेंट मान लेंगे। इसका वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर होगा, इसको हम लोग v2 अलोंग कॉमन नॉर्मल कह देते हैं, और इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, तो करेंगे v2 अलोंग कॉमन टेंजेंट। इसका वेलोसिटी का भी दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा, हम लोग बस मान रहे हैं v1 अलोंग कॉमन नॉर्मल, दूसरा इधर या इधर जिधर मानने का मन हो मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं v1 अलोंग कॉमन टेंजेंट। और जब भी नेट स्पीड लिखना होगा तो अंडर रूट दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर कर देंगे, ये दोनों कंपोनेंट किस में है परपेंडिकुलर में। लिखिए अब सारी बातें, सबसे पहले एनएलआर ही लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आप क्या लिखोगे, किधर लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कॉमन नॉर्मल में। देखिए इधर ये दोनों दूर जा रहा है ना, तो ऐड हो जाएगा, क्या लिखेंगे v1 अलोंग कॉमन नॉर्मल प्लस v2 अलोंग कॉमन नॉर्मल। और क्योंकि ये कैसा कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होगा, इसलिए वो कितना होगा v cos थीटा। ये कॉमन नॉर्मल में लिखे थे, ये v cos थीटा के बराबर होगा। ये पहला इक्वेशन हो गया हम लोग। अच्छा अगर आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा हो तो आप सिंपल सिंपल में टर्म्स ले सकते हैं। आप क्या करिए, मतलब ये अगर ऐसा लिखा हुआ कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा हो तो आप ऐसा कंपोनेंट को a b c d टाइप लिख सकते हैं, तो अगर आपको सॉल्व करने में आसानी हो। आप चाहो तो देखो, इसको a, इसको b, इसको c, इसको d लिख लेते हैं, तो ये हो गया a प्लस ये हो गया d। a प्लस d का वैल्यू कितना है v cos, ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब चलिए मोमेंटम कंजर्वेशन लिखिए। इनिशियल मोमेंटम कॉमन नॉर्मल में लिखिए, ये तो लिख चुके हैं इनिशियल मोमेंटम कॉमन नॉर्मल में। फाइनल मोमेंटम कॉमन नॉर्मल में, फाइनल मोमेंटम इन कॉमन नॉर्मल, बताइए क्या लिखिएगा। फाइनल मोमेंटम कॉमन नॉर्मल में इसका मोमेंटम क्या लिखेंगे, इसका मास है m, इधर की तरफ वेलोसिटी है, इधर की तरफ को वेलोसिटी क्या माने थे निगेटिव लिखिए, तो क्या लिखेंगे इसका वेलोसिटी माइनस md, बोलिए लिखोगे ना, और ऐसा क्या लिखोगे प्लस ma, ये हो गया फाइनल मोमेंटम, और वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा कॉमन नॉर्मल का, जो कितना है mv cos थीटा।
क्योंकि भाई कॉमन नॉर्मल में नेट फोर्स 0 है, इसलिए मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो m कट गया, क्या लिख देंगे, लिखा हुआ a माइनस डी इज इक्वल्स टू v cos थीटा। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और जैसे ही इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप देखिए डी डी कट जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2v cos थीटा। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, और a का वैल्यू v cos थीटा, एंड d का वैल्यू क्या हो गया, 0, एंड d का वैल्यू क्या हो गया, 0। ठीक है, आगे चलिए, कॉमन टेंजेंट में लिखिए इसका फाइनल मोमेंटम को। अभी मैं समझा रहा हूं इसलिए मैं इतना लिख के पूरा दिखा रहा हूं, लेकिन इसका एक बात हम लोग याद किए हैं ऑब्लिक कोलिजन में, तो उस बात का भी हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, पहले आप लोग सीख लीजिए। देखिए आगे चलिए, कॉमन टेंजेंट में लिखिए, तो कहां लिखे, क्या लिखते हैं, फाइनल मोमेंटम इन कॉमन टेंजेंट। फाइनल मोमेंटम कॉमन टेंजेंट में इसके लिए क्या लिखेंगे, इसका मास m इंटू वेलोसिटी b, और इधर की तरफ की वेलोसिटी को क्या लिखे है, पॉजिटिव, क्या लिखेंगे m इंटू बी। ठीक है, इसके लिए क्या लिखेंगे m इंटू सी, और इधर की तरफ है इसको क्या माना है, नेगेटिव, तो माइनस m इंटू सी। और ये फाइनल मोमेंटम कॉमन टेंजेंट में इनिशियल मोमेंटम के बराबर mv sin थीटा। तो यहां से क्या आ गया, b माइनस सी इज इक्वल्स टू v sin थीटा, v माइनस सी इज इक्वल्स टू v sin थीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कहेंगे कि भाई जो भी एनएलआर होता है वो कॉमन नॉर्मल में होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कॉमन नॉर्मल बराबर होता है। कॉमन टेंजेंट में जो भी वेलोसिटीज रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कॉमन टेंजेंट में इसका वेलोसिटी कितना था, v sin थीटा, इसका वेलोसिटी 0, मतलब अगर आप वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कॉमन टेंजेंट में लिखें तो ये v sin थीटा ये कितना है, 0। तो क्या लिखेंगे, यहां लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन कॉमन टेंजेंट, वो कितना है, v sin थीटा। v sin थीटा इधर की तरफ है, इसका तो है नहीं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर आप कॉमन टेंजेंट में लिखें तो देखिए ये इधर जा रहा है b से और ये इधर जा रहा है c से, तो दोनों अपोजिट में है ना जी, तो क्या लिखोगे b प्लस सी, और ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब हम लोग e का टर्म लिखते हैं तब ये वाला इधर वाला डायरेक्शन लेते हैं। जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन करना है तो आप कॉमन नॉर्मल कॉमन टेंजेंट दोनों ले सकते हैं, मतलब दोनों लेना है, दोनों को बराबर करिए। तो यहां से क्या इक्वेशन मिलेगा, b प्लस सी इज इक्वल्स टू v sin थीटा, ऐड कर दीजिए तो फिर से b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v sin थीटा, एंड c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ये कहां से आया है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन कॉमन टेंजेंट। अब देखिए क्या हुआ, b का वैल्यू कितना है, v sin थीटा, तो b क्या था, इसका इधर की तरफ वेलोसिटी v sin थीटा। एक c का वैल्यू कितना है, 0, मतलब इसका इधर की तरफ वेलोसिटी क्या है, 0। आगे यहां चलिए, a का वैल्यू कितना है, v cos थीटा, मतलब इसका इधर की तरफ वेलोसिटी कितना है, तो इसका इधर की तरफ v cos थीटा है, इधर की तरफ v, तो नेट वेलोसिटी क्या होगा, इन दोनों का अंडर रूट, तो v होगा, मतलब इसका वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितना है, v, और ये d इज इक्वल्स टू 0, इसका वेलोसिटी क्या है, d वाला 0 है, ये भी 0 है, तो नेट वेलोसिटी क्या होगा, मतलब कोलिजन के बाद वेलोसिटीज क्या क्या होंगे, इसका वेलोसिटी v हो जाएगा, इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। आपसे पूछा है कि बताइए दोनों का वेलोसिटी क्या क्या होगा, तो इसमें हमको लगता है इसका वेलोसिटी चेंज नहीं करता है इस डायरेक्शन में। ये जो हम लोग लिखे इसमें एक गड़बड़ी हो गया था लिखने में, कॉमन टेंजेंट में यहां तक तो ठीक था, कॉमन टेंजेंट में पहले वाले का वेलोसिटी चेंज नहीं करता है, पहले वाले का वेलोसिटी कॉमन टेंजेंट में चेंज नहीं करता है। ये शायद एक पॉइंट ध्यान में रखना, और इसमें कॉमन टेंजेंट में पहले वाले का वेलोसिटी चेंज नहीं करता, इसका वेलोसिटी v sin थीटा है, इधर की तरफ वेलोसिटी क्या लिखेंगे, v sin थीटा ही रह जाएगा। तो मतलब c का वैल्यू हम लोग को पता है, यही c लिखे थे, लेकिन हम लोग इधर लिखे थे, तो ध्यान रखना है कि जो फाइनल मोमेंटम लिखे थे, अच्छा एक काम करते हैं, इस वाले टर्म को मिटा देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए।
कहां से मिटाएं? ये कॉमन टेंजेंट वाला टर्म मिटा देना एक बार, कॉमन टेंजेंट में गड़बड़ी हो गया था। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है। देखिए एक बार फिर से लिख रहा है, कॉमन टेंजेंट में जब हम लोग लिखते हैं तो कॉमन टेंजेंट में पहले वाले का वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। इस बात को समझिए जरा। अगर सिर्फ इसकी बात करें, ये क्यों चेंज नहीं करता है? सिर्फ अगर इसकी बात करें ये वाले पार्टिकल का, तो इस पार्टिकल ने जब यहां टकराया तो इस पर जो भी फोर्स लगा वो किधर लगा? कॉमन नॉर्मल में। मतलब जो फोर्स लगा इस पे इधर लगा, इस डायरेक्शन में लगा, तो जो भी इसका मोमेंटम चेंज होगा वो तो इस डायरेक्शन में होगा। क्या कॉमन टेंजेंट में इस पे कोई फोर्स लगा? मतलब इधर की तरफ इस पे कोई फोर्स नहीं लगा, इसलिए इस बॉडी का इधर की तरफ कोई मोमेंटम चेंज, इसलिए इधर वाला इसका वेलोसिटी v sin थीटा ही रह जाएगा। तो हम जो यहाँ पे ये बोले ना कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखते हैं कॉमन टेंजेंट में, वो नहीं लिखते हैं, वो कॉमन नॉर्मल में ही चलता है। कॉमन टेंजेंट में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं, कॉमन नॉर्मल में, कॉमन टेंजेंट में हम लोग क्या लिखेंगे कि इसका वेलोसिटी सेम रह जाएगा। और क्यों सेम रहेगा? क्योंकि इस पर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा। सिमिलरली इसका भी, इस पर भी कोई फोर्स कॉमन टेंजेंट में तो नहीं लगा, तो इसका वेलोसिटी सेम रह जाएगा। तो इसका वेलोसिटी पहले कितना था? इधर की तरफ कुछ नहीं था, जीरो था, तो इसका वेलोसिटी इधर की तरफ क्या रह जाएगा? जिसको हम लोग बी लिखे। तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, बस इतना पे ही सॉल्व हो गया। बोलिए फाइनल मोमेंट, फाइनल वेलोसिटी इसका, तो इधर की तरफ तो b 0 है, इधर की तरफ कितना है? a का वैल्यू निकाल ली, कितना? b cos थीटा। और इसका वेलोसिटी फाइनली इधर की तरफ v sin थीटा, इधर की तरफ d कितना? 0। मतलब इसका वेलोसिटी फाइनली इधर की तरफ होगा v sin थीटा, ये वाला टर्म तो 0 है, और इसका वेलोसिटी फाइनली इधर की तरफ होगा। हेंस हम लोग फाइनल लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस, अगर दोनों डिस्क को बनाए, ये हो गया कॉमन नॉर्मल और ये हो गया कॉमन टेंजेंट। तो आफ्टर कोलिजन ये वाला इधर मूव करेगा कितने से? v sin थीटा से, और ये वाला इधर मूव करेगा v cos थीटा से। ठीक है? अब देखिए ये तो मैंने इतना करके दिखाया आपको, इतना डिटेल में, क्योंकि मुझे कॉमन नॉर्मल, कॉमन टेंजेंट थोड़ा समझाना था। इस चीज को हम लोग एक ही लाइन में आगे से किया करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए ये जो डिस्क है इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक इधर की तरफ v cos थीटा, दूसरा इधर की तरफ v sin थीटा। कॉमन नॉर्मल, कॉमन टेंजेंट बताए तुरंत। हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन इधर की तरफ लिख देंगे, इधर की तरफ कॉमन नॉर्मल में मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा, ठीक? और कॉमन नॉर्मल में ही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब इस बात को सोचिए, इस बात को थोड़े के लिए भूल जाइए, इस v sin थीटा अगर भूल जाएं, सिर्फ इतना याद रखें कि इसके पास इधर की तरफ वेलोसिटी v cos थीटा है और ये तो रुका हुआ है। तो अब याद करो, इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू इक्वल मासेस, क्या सीखे थे? वेलोसिटी एक्सचेंज। और हेड ऑन में, वहां लिखे थे हेड ऑन में, तो हेड ऑन का मतलब कॉमन नॉर्मल वाला डायरेक्शन, तो ये वाला अपना v cos थीटा इसको दे देगा एज इट इज। ठीक है? इसलिए देखो इसके पास v cos थीटा इधर की तरफ हो गया, और ये वाला अपना वेलोसिटी इसको दे देगा, तो इसका इधर की तरफ कितना वेलोसिटी था? 0, तो इसको इधर की तरफ कितना मिल जाएगा? 0। एक लाइन में हो गया। कॉमन टेंजेंट पे वेलोसिटी सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि इस पर कॉमन टेंजेंट में कोई फोर्स, तो इसके पास ये v sin थीटा ऑलरेडी रहेगा, और इसके पास कॉमन टेंजेंट पे वेलोसिटी कुछ था ही नहीं, 0, तो इसके पास में क्या रहेगा? मतलब यहां से यहां हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लेके समझ में आया? लेकिन ये तभी लिख पाए क्योंकि दोनों का मास इक्वल था, लेकिन मास अनइक्वल होता तब तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे कैसे सॉल्व किया, मैं फिर से समझा रहा हूं। ये कॉमन नॉर्मल, ये कॉमन टेंजेंट। कॉमन नॉर्मल में मोमेंटम कंजर्वेशन लिखिए, कॉमन नॉर्मल में ही एनएलआर लिखिए। कॉमन टेंजेंट में क्या होगा? वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा क्योंकि इधर कोई फोर्स नहीं लगा इस केस में। ठीक है? इसको लिखिए, फिर अगला सवाल करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले कैसे सॉल्व किए? कॉमन नॉर्मल, कॉमन टेंजेंट लिख के, और हम लोग उसमें क्या याद किए कि कॉमन नॉर्मल में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि इलास्टिक है। अगर इनइलास्टिक कोलिजन होता तो E इज इक्वल्स टू VS बाय VA। दूसरा,
कॉमन नॉर्मल में कोई नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो है, इसलिए सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और तीसरा, कॉमन टेंजेंट में इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए इसका वेलोसिटी कॉमन टेंजेंट में जितना है वही रहेगा। इसका वेलोसिटी जितना कॉमन टेंजेंट में इनिशियली था, फाइनली भी उतना ही रहेगा। कट। ये पहला मेथड था सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाले। दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग ये कुछ याद किए हैं बात कि अगर दो इक्वल मासेस के बीच, क्योंकि ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम था, दोनों इक्वल मास था और उनके बीच कैसा कोलिजन हो रहा था, इलास्टिक कोलिजन, तो हम लोग ये याद किए इसका वेलोसिटी का दो कंपोनेंट ले लिए, कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट में। तो हम लोग कहे कि हम लोग याद किए कि हेड ऑन कोलिजन में इक्वल मासेस के बीच अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। तो ये अपना वेलोसिटी इसको दे देगा v cos थीटा, इसका इधर की तरफ तो जीरो था तो ये अपना इसको जीरो दे देगा, और कॉमन टेंजेंट में वेलोसिटी चेंज नहीं होता, मतलब इसके पास इधर की तरफ वेलोसिटी जीरो रह जाएगा, इधर की तरफ v sin थीटा, मतलब नेट वेलोसिटी इधर की तरफ कितना हो जाएगा v sin थीटा, और इसके पास नेट वेलोसिटी इधर की तरफ कितना हो जाएगा v cos थीटा। इधर की तरफ चेंज, जी पहले भी जीरो था, अभी क्या रहेगा जीरो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जब मैं कॉमन नॉर्मल कॉमन टेंजेंट बताता हूं तो सब लोग बोलते हैं सर अचानक से आज तक कभी यूज नहीं किए तो आज काहे यूज कर रहे हैं, आज काहे सिखा रहे हैं, बिना उसके नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, बिना कॉमन नॉर्मल कॉमन टेंजेंट लिखे, थर्ड मेथड से। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में दिखाया आपको। ये ऐसे बना हुआ, मैं इसको ऐसे दिखा दूंगा तो कोई दिक्कत, और ये डिस्क को थोड़ा छोटा छोटा दिखा दे, ये देखिए ऐसा दिख रहा है, ये डिस्क है मास m का, एट रेस्ट है, बोलिए, और ये जो डिस्क है इसको ऐसे v वेलोसिटी दिया है, थीटा एंगल, इसका मास m है, यही है ना, सही दिखा ना, ये इसको ऐसे दिखा दिए हम लोग, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन ये दिख रहा है, हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिस्क है इसका वेलोसिटी लिख लीजिए, दो कंपोनेंट लिख लीजिए, कर वही रहे कॉमन नॉर्मल कॉमन टेंजेंट, लेकिन इस बार क्या करें, बोल रहे हैं इसको देखिए ये एक्स एक्सिस, इसको क्या बोल रहे हैं वाई एक्सिस, है वही कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट। ये v है, इसका इधर तरफ कंपोनेंट क्या लिखेंगे v cos थीटा, और इसका इधर की तरफ क्या लिखेंगे v sin थीटा। हम लोग कहेंगे कि देखिए इनिशियल मोमेंटम लिखिए x डायरेक्शन में, किधर की तरफ, इसका इनिशियल मोमेंटम x डायरेक्शन में कितना mv cos थीटा, इसका तो कुछ है नहीं। इनिशियल मोमेंटम लिखिए y डायरेक्शन में, तो इसका कितना mv sin थीटा, बोलो ठीक है। और इस केस में हम लोग NLR वगैरह नहीं लिखेंगे क्योंकि उसके लिए कॉमन नॉर्मल कॉमन टेंजेंट सोचना होता है। हम लोग कहेंगे भाई ये तो इलास्टिक कोलिजन है, कैसा कोलिजन है, और इलास्टिक कोलिजन में तो काइनेटिक एनर्जी, तो इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हाफ m v स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, पक्का। अब देखिए आफ्टर कोलिजन डायग्राम बनाइए, आफ्टर कोलिजन ये वाला डिस्क 1 है, जो ये वाला था 1 और ये 2 है, हम लोग कहेंगे सबसे पहले कि ये जो डिस्क 1 है जब ये इससे टकराएगा तो जो भी फोर्सेस लगेंगे नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन में, y में तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, इस वजह से y वाला वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, मतलब इसके पास अभी भी ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितना रहेगा v sin थीटा, और इसके पास अभी भी ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितना होगा 0। ये इधर जाने लगेगा v2 से, ये मान लिया इधर जाने लगेगा v1 से, बोलिए कोई दिक्कत। अब लिखिए फाइनल मोमेंटम y में पहले लिख लेते हैं, तो इस दोनों का मास तो mm ही है, इसका क्या लिखेंगे mv sin थीटा और इसका 0, तो फाइनल मोमेंटम y में देखिए कंजर्व है, तो पहला इक्वेशन जो हम लोग लिखे वो लिखे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल इन y, तो देखिए वो दिख रहा है कंजर्व है। दूसरा हम लोग लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल इन x, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल इन x, x में लिखिए, तो x में इनिशियल मोमेंटम कितना था mv cos थीटा, फाइनल मोमेंटम, इसका मोमेंटम क्या लिखोगे माइनस mv1 इसका प्लस mv2, तो m से कटा v cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस v1 प्लस v2,
ये हो गया इक्वेशन। और नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिख देंगे, क्योंकि ये कैसा कॉलिजन है, इलास्टिक है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रहना है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mv²। बोलो फाइनल काइनेटिक एनर्जी। पहले इसका काइनेटिक एनर्जी देखिए, इस वाले वेलोसिटी की वजह से तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, इसकी वजह से कितना, हाफ mv², प्लस इसके पास इसकी वजह से हाफ mv1², और इसकी वजह से हाफ mv² sin²। समझ पा रहे मेरी बात? यहां से देखिए हाफ m हाफ m हाफ m हाफ m सब जगह से कॉमन लेके कट गया। ये जो v² sin थीटा है इसको इधर भेज दीजिए, तो यहां भी v² है, v² कॉमन हो जाएगा 1 माइनस sin² थीटा। यहां क्या हो जाएगा, v2² प्लस v1²। ये क्या लिख देंगे, v² cos² थीटा। और ये जो v2 है उसका वैल्यू यहां से रख दीजिए, v2 का वैल्यू क्या लिख देंगे, v1 प्लस v cos थीटा, v1 प्लस v cos थीटा का स्क्वायर प्लस v1²। इसको खाली सॉल्व करना है एक लाइन में, v² cos² थीटा इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, v1² प्लस v² cos² थीटा प्लस 2v1 v cos थीटा प्लस v1²। तो देखिए ये जो v² cos² थीटा है इससे ये कट गया, इधर क्या बचा 0, इधर सब में v1 कॉमन है तो v1 कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचा, या पहले देखिए ये v1² प्लस v1² कितना हो गया, 2v1², दोनों में 2v1 कॉमन है, तो यहाँ ये कितना हो गया, v1 प्लस v cos थीटा। ये 2v1 क्या हो गया, 0 हो गया, देयरफॉर v1 का वैल्यू कितना हो गया, माइनस v cos थीटा। v1 कितना हो गया, माइनस v cos थीटा। ये v1 का वैल्यू हो जाएगा, और v2 का वैल्यू रख दीजिए, यहां रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए क्या लिखेंगे, v cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस v1, इसका माइनस, तो क्या हो जाएगा v cos थीटा प्लस v2। v2 कितना हो गया, 0। मुझे लग रहा है कहीं माइनस प्लस का हम गड़बड़ी कर दिए क्या, कहीं तो कुछ माइनस प्लस का गड़बड़ी कर दी है, उल्टा आंसर आ रहा है। ये इसका वैल्यू आना चाहिए था, ये इसका आना चाहिए था। देखो सब लोग जल्दी से, काइनेटिक एनर्जी इसका लिखे हाफ mv², इसका हाफ mv1², हाफ mv² sin² थीटा, हाफ mv2², हाफ सब जगह से घटा, ये v² sin² थीटा इधर आ गया, v² cos² थीटा, v2² प्लस v1², और v2 का वैल्यू क्या लिख दिए, v1 प्लस v cos थीटा। तो सही लिखे हैं, इसका स्क्वायर ये कितना हो गया, v1² प्लस v cos थीटा, तो सब सही लिखे हैं। अच्छा यहाँ पे देखो क्या बचेगा, सही तो लिखे हैं, हाँ सर v1 प्लस v cos थीटा तो 0 नहीं होगा, तो v1 0 होगा, तो v1 इसका भी 0। अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ पे गलती है, इन दोनों में या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, इन दोनों में दोनों चीज का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो v1 0 होगा या v1 का वैल्यू माइनस v cos थीटा होगा, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो अगर v1 0 हुआ तो v2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, v cos थीटा, और अगर v1 का वैल्यू माइनस cos थीटा होगा तो v2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। ये वाला सही नहीं है, क्योंकि उसका क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि हम लोग, वो वाला सही नहीं है और यही वाला सही है। एक केस ये v1 माइनस v cos थीटा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देख फिर मोमेंटम कंजर्वेशन वायलेट हो जाएगा। फिर क्या होगा, अगर ये v1 का वैल्यू माइनस v cos थीटा मोमेंटम कंजर्वेशन में लिखिएगा तो फिर वो वैलिड नहीं रहेगा। आप x में मोमेंटम कंजर्वेशन लिखिएगा माइनस v cos थीटा लिख करके तो वैलिड नहीं रहेगा। देखिए फिर से लिख के देखिए, इसका मोमेंटम क्या लिखेंगे, mv cos थीटा, ये हो जाएगा इधर। इसका मोमेंटम क्या लिखेंगे, आप कह रहे हैं कि v1 इधर माने थे
और v1 का वैल्यू क्या आ गया माइनस वी कॉस थीटा, मतलब उधर होगा वी कॉस थीटा, तब तो कोलिजन हुआ ही नहीं ना, वी साइन थीटा इधर वी कॉस इधर, वो तो कोलिजन के पहले का सिचुएशन दिखा देगा। समझ रहे मेरी बात? हाँ, ये वाला क्यों नॉट पॉसिबल है, क्योंकि ये किसके पहले का, ये क्या सॉर्ट दिखा रहा है, बिफोर कोलिजन दिखा रहा है। बिफोर कोलिजन नहीं था ना वी साइन थीटा वी कॉस थीटा और इसका 0 0, यही चीज तो ये दिखा रहा है, इसलिए ये सही नहीं है, ये सही है। तो अगर कॉमन नॉर्मल कॉमन टेंजेंट नहीं करना चाहते तो सिंपल ऐसे इक्वेशन लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी नहीं लग रहा है उससे, कॉमन नॉर्मल कॉमन टेंजेंट वाला से। और अगर पॉइंट्स याद है तो सबसे आसान कौन सा है, वो सेकंड मेथड। लेकिन अगर आईटी में सवाल आया तो मासेस हो सकता है अलग अलग दिया है, तो मेरे ख्याल से आप ऐसे सवाल आपसे बन जाएंगे, आप ऐसा इक्वेशन लिखना सीख लें। एंड दिस विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।